किसका आवाज कर रहा है? तो हम लोग को जो लैंग्वेज पढ़ना है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जानने से पहले हम लोगों को कुछ जानना होगा, जैसे कि ये लैंग्वेज किसको कहते हैं, या सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, या प्रोग्राम किसको कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है वो जानना होगा इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आर द कमांड्स, यानी इंस्ट्रक्शंस आर द commands which operates on data to give desired result। यानी कि हम लोग का इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड विच ऑपरेट्स ऑन डेटा टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होता है, यानी कि हम लोगों का कोई भी इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होगा। दो पार्ट में एक होगा कमांड पार्ट, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होगा। पहला पार्ट कमांड होगा। कमांड को हम लोग ऑपकोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑपकोड यानी कि ऑपकोड मतलब ऑपरेशनल कोड, यानी कमांड यानी ऑपरेशनल कोड, जैसे ऐड, डिवाइड, ठीक है। तो ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लोगों का कमांड में इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट होता है। कमांड जैसे ऐड करना है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, ये सब सारा कुछ, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है कि अकेले कमांड कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उस पर कोई डाटा नहीं इनपुट करें। डाटा का मतलब हो गया आपका ऑपरेंड्स, भी इसको बोल सकते हैं ऑपरेंड्स। यानी आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होता है, एक कमांड और एक डेटा पार्ट। या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब आपका डाटा, जैसे हो जाएगा 33, 45। आप ये डायरेक्ट डाटा भी लेके काम करवा सकते हैं, और नहीं तो वो डाटा को वेरिएबल में भी रख सकते हैं, ए बी वगैरह में, और फिर आप काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होता है, कमांड और डेटा, ये जान रहे हैं। और दोनों मिलकर इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन का नाम है ऐड जैसे मान लेते हैं B, C। इसका मतलब क्या हुआ, B, C। इसका मतलब है कि आप जो जोड़ेंगे B प्लस C को जोड़ रहे हैं, और जोड़ के आंसर को किस में स्टोर कर रहे हैं, B में इटसेल्फ। यानी इसका मतलब है कि हम B और C को जोड़ रहे हैं और B वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, B प्लस C एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल हुआ हम लोगों का ऐड B, C। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुका है। अब आप देखिएगा कि आपका ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है ये। यानी कि प्रोग्राम अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए, प्रोग्राम का डेफिनेशन हो जाएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए कभी कभी एक लाइन में भी प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है। कभी कभी एक लाइन में भी प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि सेट आप पढ़े थे। सेट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर्ड वे में आप किसी भी चीज को प्लेस करिएगा। तो यहाँ सेट का मतलब है ऑर्डर्ड वे में। कलेक्शन भी कहता है सेट नॉट ओनली ये बोलता है कि कलेक्शन हो एलिमेंट, बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वो भी ऑर्डरली वे में होना चाहिए। यानी कि प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सेट में एलिमेंट 1, 2 भी हो सकता है। वैसे ही प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन कितना भी हो सकता है, एक इंस्ट्रक्शन से लेके बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर प्रोग्राम क्या है, हम लोग का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो बहुत सारा, यानी हम लोग को कौन सा प्रोग्राम करना है, सी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो लिखते हैं हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत तरीका से लिख सकते हैं।
यानी कि देयर आर वेयर मेनी वेज टू राइट ए प्रोग्राम, यानी कि हम लोग कह सकते हैं देयर आर मेनी वे टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत तरीका है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का या प्रोग्राम लिखने का, बहुत सारा तरीका है। देयर आर मेनी वेज टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, तो वो जो तरीका है, ठीक है, फॉर राइटिंग मतलब लिखने के लिए, फॉर राइटिंग सच प्रोग्राम देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, यानी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग को बहुत सारा लैंग्वेज है। तो जैसे सच एज सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET, C#, ठीक है। तो बी लैंग्वेज है, BCPL है, ठीक है, कोबोल है, फोर्ट्रेन है, ठीक है, पाइथन है, ठीक है, PHP है, JSP है, बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को लिखने के लिए आप कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, वही हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। यानी कि ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का, ईच लैंग्वेज हैज देयर ओन ग्रामर। जैसे आपका हिंदी का अपना अलग ग्रामर होता है, इंग्लिश का अलग होता है, व्याकरण का अलग होता है, फ्रेंच, नेपाली, उर्दू, सबका अपना अपना ग्रामर होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोलेंगे, ग्रामर। ईच लैंग्वेज हैज़ देयर ओन ग्रामर और सिंटैक्स, ठीक है। तो ईच लैंग्वेज हैज़ देयर ओन ग्रामर और सिंटैक्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज सी में जो प्रोग्राम बनाए हैं वही C++ में नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ग्रामर और उसका सिंटैक्स अलग होता है हम लोग का, ठीक है। तो कल को जैसे बहुत तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे कि वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं देते हैं, ठीक है, फिर आपको इफ के बाद ब्रेसेस क्यों शुरू करते हैं, क्यों उसके बाद एक ही लाइन रीड करता है, इंट को इंट लिखते हैं, इंटीजर क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो सबका जवाब वही है कि आपका कि हर लैंग्वेज के पीछे उसका सिंटैक्स बनता है, उस सिंटैक्स में ये डिफाइंड होता है कि आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, वे ऑफ राइटिंग, सारा कुछ, यानी कि उसका रूल को आपको फॉलो करते हुए चलना है, तभी जाके आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं या प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा ही है बुक का नोट्स, ठीक है। आप देखिएगा, सबसे पहले आप हिस्ट्री जानेंगे, मतलब हिस्ट्री में आपको 2-3 डेट याद रखना है कि किस डेट से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू हुआ। तो उसका डेट बहुत पहले का डेट है, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, बस आप ये जानिए कि सी है हम लोगों का। सी एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1960 में। 1960 में आपका एल्गोल नाम का सबसे पहला मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ था। यानी अगर हिस्ट्री ऑफ सी देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग, यानी आपसे अगर कोई कहता है कि हिस्ट्री ऑफ सी बताइए या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग या हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तीनों का आंसर एक ही हुआ आपका, ठीक है। तो आप सबसे पहला जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग था या मॉडर्न प्रोग्रामिंग था वो एल्गोल था, ALGOL। एल्गोल का मतलब वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज।
जो आपका 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप डेवलप किया। उसके बाद 7 साल बाद आपका डेवलप हुआ BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो डेवलप किया वो मार्टिन रिचर्ड नाम के डेवलपर ने डेवलप किया। और जो एल्गोल में जितना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग था उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इसमें दिया गया, ज़्यादा फंक्शन इंक्लूड किया गया, यानी कि हायरार्की बढ़ चुका था उसमें। और 1970 में क्या डेवलप किया, केम थॉमसन ने डेवलप किया बी लैंग्वेज, ठीक है। और जो कंपनी था वो AT&T बेल लेबोरेटरी, यानी इन 1917 केम थॉमसन डेवलप ए लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज एट AT&T बेल लेबोरेटरी, ठीक है। आप याद रखिएगा केम थॉमसन बी लैंग्वेज भी बनाया है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप लोग जान ही रहे होंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, फिर आपका क्या हो जाता है हम लोग का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, BOSS बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब BOSS ये इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। BOSS का मतलब हुआ भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यूनिक्स जो है वो डेवलप किया गया केम थॉमसन, और कंपनी का नाम भी वही है, क्या है, AT&T बेल लेबोरेटरी है हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद 1972 में 2 साल बाद आपका डेवलप हुआ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये वही लैब में हुआ AT&T बेल लेबोरेटरी, लेकिन जो डेवलपर था वो है डेनिस रिची। अब यहाँ पर अब जानिएगा कि AT&T बेल लेबोरेटरी में एक और लैंग्वेज हुआ डेवलप, कौन वाला हुआ, वो बी लैंग्वेज हुआ डेवलप, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आपको कभी मन करे कि ये क्वेश्चन दिमाग में राइज हो सकता है कि C लैंग्वेज का नाम C क्यों पड़ा, DFB वो क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आप अगर ध्यान दीजिएगा कि C लैंग्वेज से पहले उसी कंपनी में एक और लैंग्वेज बन चुका था, वो था B लैंग्वेज। और एनी हाउ जो डेवलपर था बी लैंग्वेज का केम थॉमसन, वो C लैंग्वेज भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि आपको अगर कहीं भी कोई कहे या कि C लैंग्वेज में 100% डेनिस रिची का योगदान नहीं है, केम थॉमसन भी मदद किया है इसको बनाने में, यानी कि सेकंड डेवलपर आपका केम थॉमसन ही हुआ। तो वही लैब में हुआ, वही डेवलपर था, तो C के बाद वो लैंग्वेज बना गया, इसलिए इसका B के बाद बना गया, इसलिए इसका नाम C रखा गया, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो है रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ C लैंग्वेज। क्या कारण है आपका C डेवलप करने के पीछे। हर लैंग्वेज के पीछे कारण होता है, क्योंकि उसके पहले B लैंग्वेज था ही हम लोगों का, तो B लैंग्वेज था तो फिर इसको क्यों बनाया गया, ठीक है। तो आप इसमें कहिएगा कि जो यूनिक्स था वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाया, केम थॉमसन बनाया। लेकिन ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था आपका, प्रॉब्लम था कि ये हर मशीन में इंस्टॉल नहीं ले रहा था, ठीक है, हर मशीन में इंस्टॉल नहीं रहा था, पर्सनल हैंडहेल्ड डिवाइसेस में ये काम नहीं करता था, ठीक है। यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हर तरह का कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो डेनिस रिची एक स्टाफ था, या एक कह सकते हैं कि एम्प्लॉय था AT&T बेल लेबोरेटरी का। तो केम थॉमसन डेनिस रिची को कहा कि मेरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि हर मशीन में इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को दूर करिए। तो अब ये काम मिला डेनिस रिची को। डेनिस रिची रिसर्च किया, उसको पता चला कि जो बी लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बी लैंग्वेज से बना हुआ है और पास्कल से बना हुआ है, ठीक है। तो वो फिर रिसर्च करने के बाद उसको पता चला हो ना प्रॉब्लम किस में है, बी लैंग्वेज में है। तो वो उसने डिसाइड किया कि एक नया लैंग्वेज हम डेवलप करते हैं और उससे फिर हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखेंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कोई भी सॉफ्टवेयर तो कोई लैंग्वेज से ही लिखा जाता है ना, वैसे ही वो बी लैंग्वेज से लिखा हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेनिस रिची डिसाइड किया कि एक नया लैंग्वेज बनाएंगे और उसके थ्रू वो डेवलप करेंगे या रीप्रोग्राम करेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ठीक उसने ऐसा ही किया, एक नया लैंग्वेज बनाया, उसका नाम रखा C, और उस C से फिर से रीप्रोग्रामिंग किया गया। पूरा का पूरा रीप्रोग्राम नहीं किया गया, कुछ कुछ मेन मॉड्यूल को चेंज किया गया, और तब जाके आपका यूनिक्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्ड बोलिए या पोर्टेबल बोलिए, बात एक ही हुआ। यानी कि अगर एक लाइन में वाइवा वगैरह होता है या कोई पूछे इंटरव्यू में
कि यूनिक्स क्यों बना, सी लैंग्वेज क्यों डेवलप किया गया। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करने के लिए या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल करने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट किया गया। और अगर एक और डेवलपर का नाम पूछे तो आप केम थॉमसन एकदम ले सकते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ एडवांटेजेस होना चाहिए। एडवांटेजेस बोले या इम्पोर्टेंट्स बोले तो एक ही बात हुआ, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, सी का प्रोग्राम फास्ट होता है, ठीक है। यानी इससे अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो बहुत ही फास्ट होगा और इफिशियंट होगा। इफिशियंट मतलब समझते हैं ना, इफिशियंसी, जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर वगैरह में पढ़े थे ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इफिशियंसी को परसेंटेज में लिखते थे। इफिशियंसी मतलब यूटिलाइजेशन, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, और रिसोर्स करने के बाद कितना फास्ट आपको दे रहा है काम। तो यानी कि इफिशियंसी मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्सेज क्या है, हम लोग का रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह है, वही सब चीज़ है, उसको कौन कितना बेटर यूटिलाइज कर रहा है। सिंपल समझिए कि एक टीचर कॉलेज में या ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो कोई ज़्यादा यूटिलाइज करता है उसको और ज़्यादा प्रोग्राम सीख के निकलता है, कोई थोड़ा कम सीख के निकलेगा। तो आप ही देखते हैं कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में खोलते होंगे तो बहुत जल्दी खुलता है, जैसे VLC प्लेयर तुरंत रन कर गया, लेकिन वही नेरो प्लेयर लेट करेगा। तो कोई सॉफ्टवेयर बेटर यूटिलाइज किया, वही रैम, वही हार्ड डिस्क, वही कंप्यूटर को, और जल्दी खुला, और कोई लेट करता है। तो यहाँ सी में अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत ही इफिशियंट होगा, बहुत फास्ट होगा। और ये चीज़ पॉसिबल कैसे, यानी कि कोई अगर तेज़ी से काम करता है या इफिशियंसी दिखाता है, कारण यही है कि ये बहुत सारा आपका डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। डाटा टाइप समझते हैं ना, इंट, फ्लोट वगैरह। यानी 22/7, 22/7 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3.14। आप ही बोलिए 3.14 के बाद भी तो होता है ना, 3.142736, इस तरह से बड़ा नंबर होता है। तो आप जो आंसर बोले इफिशियंट बोले आंसर, नहीं ना बोले। तो इफिशियंट आंसर कंप्यूटर कैसे दिखाएगा, इंट से तो दिखाएगा नहीं, 3 दिखाएगा। फ्लोट लेंगे तो दिखाएगा ना, फ्लोट डबल लेंगे तो और इफिशियंट। तो इफिशियंसी बढ़ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत डाटा टाइप है, सी प्रोग्रामिंग के पास बहुत डाटा टाइप है, जिसका जॉब नीड पड़े आप यूज़ करिए, ठीक है। और बहुत सारा पावरफुल ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, मॉड्यूलो, बहुत सारा ऑपरेटर है, यूज़ करिए। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू, सारा ऑपरेटर हुआ हम लोग का, ठीक है। 8 ऑपरेटर पढ़े हैं ना हम लोग, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो सब सारा आप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वो फास्ट और इफिशियंट हुआ। अब बी का प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम जो है पोर्टेबल है, यानी एक मशीन में डेवलप करिए, दूसरे में आराम से इंस्टॉल करिए। यानी आप अपना कंप्यूटर में बैठ कर डेवलप करिए, दूसरे में आराम से वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा आपका, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। समझते हैं ना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर, पेड़ का स्ट्रक्चर याद है, तो पेड़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको कोई बोले पेड़ में के जड़ में पानी दे के आओ, तो पत्ता में दे के नहीं नहाएंगे। किसी तरह का भी पेड़ होगा, पत्ता तो ऊपर ही होगा ना, जड़ में तो नहीं ना होगा। जड़ जगह होगा, तना जगह होगा, पेड़ पत्ता की जगह होगा, टहनी की जगह होगा। इसका मतलब किसी का स्ट्रक्चर पता है तो आराम से जाके वहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। तो सी का भी स्ट्रक्चर फिक्स है। हाँ भाई, हेडर फाइल देते हैं, वॉइड मेन देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर आउटपुट देखते हैं, प्रोग्राम एंड हुआ। अगर मान लेते एक प्रोग्राम में इनपुट दे दिए और आउटपुट गलत दे रहा है, यानी 2 3 दिए और जोड़ के आना चाहिए 5, 2 3 दिए जोड़ के आना चाहिए 5, और आ जा रहा है आपका -1, तो जरूर कुछ कैलकुलेशन में ही गलती हुआ ना। पूरा हेडर फाइल से चेक करने का आवश्यकता नहीं हुआ आपको, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट में देखिए, प्रोसेसिंग पार्ट में कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो आपका अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है तो फायदा क्या हुआ, डिबग। बग मतलब क्या होता है, एरर होता है, और डिबग मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर। तो एरर को आप दूर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम इस उद्देश्य से बना है वो सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इन फ्यूचर मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने का मतलब है कुछ मॉडिफाई करना वगैरह, या ऐड करना, रिमूव करना। मान लेते 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है, फिर बोलेंगे हम 5 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बनाइए, थोड़ी ना पूरा मिटा के आप लिखिएगा। वेरिएबल 3 और बढ़ा देंगे, इनपुट में 3 वेरिएबल और बढ़ा देंगे, जोड़ने से भी 3 और वेरिएबल ऐड कर देंगे, और आउटपुट वही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो
मेंटेन करना भी ईजियर होगा। और आखिरी डी पॉइंट है, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, इसमें खुद में बढ़ने का क्षमता होता है ना। ये पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हैं? अब आप सी के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, कंपाइलर बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, आप एनिमेशन का बना सकते हैं, ठीक है, कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, तो बहुत सारा कुछ हुआ। तो एबिलिटी टू एक्सटेंड, चिप में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रोबोटिक्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारा कुछ होता है हम लोग का, ठीक है। तो ये पॉसिबल किसके थ्रू है, बहुत सारा इसके पास लाइब्रेरी फाइल है, media.h है हेडर फाइल, तो मीडिया काम करेंगे। और फिर आपका math.h है, मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करिए, ठीक है। तो बहुत सारा है, dos.h है, graphics.h है, तो बहुत सारा इसके पास हेडर फाइल है, हर हेडर फाइल में बहुत सारा फंक्शन है हम लोगों का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। समझ में आ गया? बेसिक में हम लोग अभी 3 क्वेश्चन को डील किए। पहला क्या है कि हम लोगों का वो लैंग्वेज वगैरह क्या है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वो सब सारा कुछ। सेकंड में हम लोग हिस्ट्री डिस्कस किए, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और चौथा जो हम लोग डिस्कस किए वो है आपका इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना।